हेलो चिल्ड्रन, आज हम लोग करने जा रहे हैं सीबीएसई ई जोन में क्लास 12 हिस्ट्री का थीम 2 किंग्स फार्मर एंड टाउन्स का पार्ट 1। चलिए अब देखते हैं क्या है उसमें। तो जो अगर हम पहला वाला उसमें देखें, इंट्रोडक्शन देखें, क्योंकि ये हमारी कोशिश है कि इसमें जो भी हुए, चाहे बॉक्सेस हों, चाहे जैसे कि पहले एक कंफ्यूजन था कुछ बच्चों में कि कुछ कलर के बॉक्सेस हैं जो कि एनसीईआरटी की बुक के आगे ही खुद लिखा हुआ था कि दिस इज फॉर इवैल्यूएशन, दिस इज नॉट फॉर इवैल्यूएशन। लेकिन अभी एनसीईआरटी ने सब कुछ क्लियर कर दिया है कि जो भी कुछ आपकी किताब में दिया हुआ है वो सब कहीं से भी पूछा जा सकता है। इसीलिए जो सीबीएसई बुक के आगे जो लिखा हुआ है, एनसीईआरटी बुक के आगे जो लिखा हुआ है कि ये इवैल्यूएशन के लिए नहीं है, वो इवैल्यूएशन के लिए है, तो आप उस पर ध्यान नहीं दीजिए। जो भी कुछ, हर एक शब्द इवैल्यूएशन के लिए हो सकता है। तो चलिए अब फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो ये है इंट्रोडक्शन वाला जो बॉक्स है, वो उसमें है कि जो पहला आपका जो चैप्टर था, जो कि अपना हड़प्पन सिविलाइजेशन के ऊपर आप पहले ही पढ़ चुके हैं, उसमें उसके जब वो खत्म हो गया, उसके 1500 साल बाद तक बहुत सारे जो चेंजेस आते रहे, बहुत डेवलपमेंट्स आते रहे। तो वो कौन कौन से डेवलपमेंट्स थे जो कि हड़प्पन सिविलाइजेशन के खत्म होने के 1500 साल तक होते रहे। तो पहला जो अगर हम नोट करें तो ऋग्वेदा जो है वो हिंदुओं में जो एक वेदा बहुत ही फेमस वेदा है। तो ऋग्वेदा जो है वो इसी समय पे बनाया गया था, लिखा गया था। और इसको किसने लिखा था? जो लोग इंडस में और उसके ट्रिब्यूटरीज के आसपास रह रहे थे, उन लोगों ने इसको ऋग्वेदा को कंपोज किया था। इसके अलावा जो है एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स भी शुरू हो गए थे। कहाँ शुरू हुए थे? नॉर्थ इंडिया में, डेक्कन प्लेटो में एंड पार्ट्स ऑफ कर्नाटका में एग्रीकल्चरल सेटलमेंट शुरू हो गए थे। और क्या हुआ था? जो पेस्टोरल पॉपुलेशंस हैं वो देखी गई थी डेक्कन में, और साउथ में उनको देखा गया था। तो पेस्टोरल पॉपुलेशंस या लोग कौन होते हैं? जो लोग जो चरवाहे होते हैं, वो अपने समय समय के अनुसार, सीजन के अनुसार अपनी जगह बदलते रहते हैं और अपने जो जानवर होते हैं उनको भी अपने साथ ले जाते हैं। उनको बोलते हैं पेस्टोरल पीपल। तो वो लोग डेक्कन और साउथ एरिया में वो देखे गए थे। अब इसके अलावा जो था कि अलग अलग तरीके, नए तरीके भी आ गए थे जो लोग मर जाते थे उनको डिस्पोज करने के लिए। और उसमें एक नोटवर्दी तरीका ये था कि बहुत ही बड़े बड़े स्टोन के स्ट्रक्चर बनाए जाते थे और जो कि मेगालिथ बोले जाते थे। और वो जो ये जो तरीका है, ये सेंट्रल एंड साउथ इंडिया में ऑब्जर्व करा गया था, देखा गया था। और ये जो तरीका था डिस्पोजल ऑफ डेड का, ये फर्स्ट मिलेनियम बीसीई से शुरू हुआ था। और कई केसेस में देखा गया है कि जो लोग मर जाते थे उनको बहुत सारे जो टूल्स के साथ या वेपन्स के साथ उनको वहां पे दफनाया जाता था। अब जो 6th सेंचुरी बीसी से कुछ और भी नए डेवलपमेंट्स हुए थे। और जो ज्यादा जो नोटवर्दी चीज है वो है पॉलिटिकल प्रोसेस में भी चेंजेस आए थे। तो पॉलिटिकल प्रोसेस में क्या चेंज आए थे कि इमर्जेंस ऑफ अर्ली स्टेट्स हुए थे, एम्पायर्स नए नए आ गए थे और किंगडम्स भी नए नए आ गए थे। और क्या चेंजेस हुए थे? जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में जो तरीका था वो बहुत ज्यादा ऑर्गेनाइज हो गया था, नए टाउन्स आ गए थे। अब आप बोलेंगे कि ये सब चीजें कैसे पता चली हिस्टोरियंस को? तो हिस्टोरियंस को ये सब जो चीजें हैं उनको अपने अलग अलग सोर्सेज से पता चलती हैं। वो है इंस्क्रिप्शन, टेक्स्ट, कॉइन्स एंड विजुअल मटेरियल्स। इन सब से हिस्टोरियंस को अपनी जो हिस्ट्री है उसको समझने की वो कोशिश करते हैं। अब हम लोग आते हैं, जो पहला टॉपिक है प्रिंसेप एंड पियदर्शी। तो अब प्रिंसेप का जो पहला ही जो लाइन है वो काफी बार आपको 1 मार्कर में पूछा जाता है, और वो है कि हु वाज जेम्स प्रिंसेप एंड लिस्ट हिज कंट्रीब्यूशन। तो वो फर्स्ट लाइन में ही हमने बताया हुआ है आपको कि 1830 में जेम्स प्रिंसेप वो कौन था? एक ऑफिसर था
कहाँ पे ऑफिसर था? ईस्ट इंडिया कंपनी में वो एक ऑफिसर था। उसने क्या किया था? उसने जो ब्रह्मी और जो खरोष्ठी जो स्क्रिप्ट्स थी उनको उसने डेसिफर करा था। मतलब जो ये जो स्क्रिप्ट्स थी इनको हम लोग तो नहीं पढ़ सकते थे क्योंकि हमारी लैंग्वेज बदल गई है, लेकिन इन्होंने इसको डेसिफर करना मतलब उसको जाना था कि इस अक्षर का मतलब क्या है और उससे वो पढ़ सकते थे उसमें क्या लिखा हुआ था। और ये जो स्क्रिप्ट्स थी, ये जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस थे, कॉइन्स थे, उनमें इसका इस्तेमाल करा गया था। तो उन्होंने जो ब्रह्मी और जब खरोष्ठी को उन्होंने डेसिफर करा तो उन्होंने मालूम किया कि उसमें एक जो किंग है उसको उसको बार बार उसका मेंशन करा गया है जिसका नाम है पियदर्शी। तो पियदर्शी का मतलब होता है प्लेजेंट टू बी होल्ड, मतलब जिसको देखने में अच्छा लगे। तो उन्होंने इसके अलावा जो कई इंस्क्रिप्शंस थे उसमें इस किंग को प्रियदर्शी के अलावा उसको अशोका नाम से भी बुलाया गया था। और इस रूलर के बारे में जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं उनमें से भी काफी कुछ इनका अशोका का मेंशन मिलता है। तो जब ये जो ब्राह्मी और खरोष्ठी को डेसिफाई कर लिया गया तो इन्वेस्टिगेशंस हो रही थी इनको एक नया डायरेक्शन मिल गया। और जो यूरोपियन और इंडियन स्कॉलर्स थे उन्होंने जो इंस्क्रिप्शंस थे और जो टेक्स्ट थे जो अलग अलग लैंग्वेजेस में लिखे हुए थे उनको उन्होंने उनसे समझने की कोशिश करी कि जो डायनेस्टी थी, डायनेस्टी क्या होती है, मतलब राजा राजा के बेटा राजा मतलब जो एक नाम से चलती हैं। तो जो अलग जो डायनेस्टी थी उनके क्या लीनिएजेस थे, मतलब वो जब एक राजा हटा तो उसका बेटा ने उसका राज्य लिया कि किसी और ने लिया, तो वो उन्होंने मालूम करा कि कौन कौन सी लीनिएजेस और डायनेस्टीज चलती थी सब कॉन्टिनेंट में। तो ये सब जब ये इसके कारण जो ब्रह्मी और खरोष्ठी के डेसिफर होने के कारण जो अर्ली 20th सेंचुरी तक मोटे मोटे रूप में काफी कुछ पॉलिटिकल हिस्ट्री समझ में आ गई थी। तो अब जो स्कॉलर्स थे उन्होंने जो अपना ध्यान था वो उन्होंने ध्यान उस तरफ फोकस किया कि आफ्टर ऑल पॉलिटिकल हिस्ट्री क्या रही होगी और उन्हें जानने की कोशिश करी कि जितनी बार कोई राज्य बदला या साम्राज्य में राजा का बदलाव हुआ तो क्या उसका कोई इकोनॉमिक या फिर कोई सोशल डेवलपमेंट से कोई कनेक्शन था कि नहीं था। तो उन्होंने देखा कि ये जो कनेक्शन है इतना सिंपल और डायरेक्ट भी नहीं था। अब हम लोग आते हैं बॉक्स 1 जो कि है इंस्क्रिप्शंस। तो आपको जैसे भी पहले ही पता होगा अभी तक तो कि जो बॉक्स के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसीलिए जो इम्पोर्टेंट बॉक्सेस हैं उनको आपको जरूर पता मालूम होना चाहिए। और जरूरी नहीं होता कि जो बॉक्स में लिखा हुआ है उसमें आपको आंसर्स मिल जाएं। बहुत बार ऐसा होता है कि वो आंसर आपको टेक्स्ट बुक में मिलता है लेकिन उससे रिलेटेड होता है, इसीलिए आपको एक तो सारी ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं ये क्योंकि हम आपको लाइन बाय लाइन आपको समझा रहे हैं, तो अगर आप इसको पढ़े इसको सुन लेंगे तो इट इज एज गुड एज जैसे कि आपने किताब पढ़ ली है। इसके अलावा आप बॉक्सेस में भी ध्यान दीजिएगा, बॉक्सेस को इग्नोर नहीं करिएगा क्योंकि स्पेशली हिस्ट्री में तो बॉक्स के ऊपर क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जो ये बॉक्स है इसका नाम है इंस्क्रिप्शंस। तो अब जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, जो राइटिंग होती है हार्ड सरफेसेस में उनको हम बोलते हैं इंस्क्रिप्शन। और ये जो राइटिंग है वो कहाँ कहाँ हो सकती है, वो स्टोन में हो सकती है, मेटल में लिखा जा सकता है या फिर कोई पॉटरी का आइटम्स होते हैं तो उनमें भी इंस्क्रिप्शंस करे जा सकते हैं। तो अब इनमें क्या लिखा जाता है, क्या रिकॉर्ड करा जाता है, तो इसमें जो है कोई अचीवमेंट, जो अगर कोई राजा का कोई अचीवमेंट है उसने यहाँ कहीं पे उसने हमला किया उस राज्य को हासिल कर दिया हो तो वो अचीवमेंट्स लिखे जाते हैं। कुछ उन्होंने काम कराया अपनी जनता के लिए कुछ ऐसा तो वो भी लिखे जाते हैं। या फिर जो इंस्क्रिप्शन करवा रहा है उसके उसके क्या थॉट्स हैं, क्या आइडियाज हैं, वो भी लिखे जाते हैं। या फिर किंग ने कहाँ कहाँ हमला करके अपना अपना जो साम्राज्य बढ़ाया और उसने क्या क्या इकट्ठा किया वो लिखे जाते हैं। या फिर अगर कोई लोग डोनेशन देते हैं साम्राज्य के लिए, राज्य के लिए, तो उनके जो कौन कौन डोनेशन देता है या फिर कोई रिलीजियस इंस्टीट्यूशन के लिए डोनेशन कर देते हैं तो उनके नाम भी लिखे जाते हैं। तो ये सब होता है, ये इंस्क्रिप्शन में लिखा जा सकता है।
तो इंस्क्रिप्शन है क्या? तो इंस्क्रिप्शन पहले तो हमने पढ़ लिया कि इंस्क्रिप्शन क्या है, जो राइटिंग है जो कि हार्ड सरफेसेस में एनग्रेव करे जाते हैं। एनग्रेव मतलब खोद खोद के लिखे जाते हैं। वो स्टोन, मेटल और पॉटरी तीनों में किसी में भी लिखा जा सकता है। तो ये क्या है? ये एक परमानेंट रिकॉर्ड है। क्यों लिखा जाता है? उसमें क्यों लिखते थे राजा? राजा इसलिए लिखते थे सोच के कि वो जो लिख रहे हैं वो एक तरीके से अमर हो जाए, तो आने वाले लोग उनको याद रखें। तो ये एक परमानेंट रिकॉर्ड्स हैं। और कुछ कुछ में तो डेट्स भी मेंशन्ड है। और कुछ जो इंस्क्रिप्शंस हैं उनकी जो डेट है वो मालूम कैसे करी गई है? वो जो मालूम करी गई है ऑन द बेसिस ऑफ पैलियोग्राफी। तो पैलियोग्राफी क्या होती है? स्टाइल ऑफ राइटिंग, मतलब लिखने का तरीका। जैसे कि समझने के लिए जो 250 बीसीई में जो लेटर ए था वो कुछ इस तरीके से आप समझ लीजिए कि उल्टा के की तरह लिखा जाता था। इसको किस तरीके से इसमें हमने लिखने की कोशिश करी है, लेकिन इतना अच्छे से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाए हैं। आप इसके लिए बुक में इसको रेफर कर लीजिएगा। और 500 सीई में कुछ इस तरीके से लिखा जाता था कि ये भी आप इसको, इसका जो करेक्ट फॉर्म है इसको देखने के लिए किताब बुक में आप रेफर कर लीजिएगा। तो इस तरीके से उस समय पे मिलने वाली जितनी भी राइटिंग्स थी, अगर वो उसमें ए इस तरीके से लिखा जाता है तो हम समझ सकते थे कि ये 500 सीई को बिलोंग करती होंगी। और अगर उसमें ए इस तरीके से लिखा जाता है तो हम समझ सकते थे कि वो उसमें जो जितने वो राइटिंग जरूर 250 बीसीई की होती होगी। तो कुछ उसमें से सबसे जो अर्ली इंस्क्रिप्शंस हैं उनमें से एक है प्राकृत। और प्राकृत क्या थी? प्राकृत वो लैंग्वेज थी जो एक कॉमन मैन, एक ऑर्डिनरी इंसान उसको यूज करता था। उसके अलावा जो लैंग्वेजेस हैं जैसे कि पाली, तमिल, संस्कृत, इनको भी यूज करा जाता था इंस्क्रिप्शंस में और टेक्स्ट भी लिखने के लिए। और बहुत चांसेस हैं कि लोग और कोई दूसरी भाषा भी बोलते थे, लेकिन उनके बारे में हम लोगों को नहीं पता है क्योंकि उनकी कोई भी राइटिंग हम लोगों को नहीं मिली है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, द अर्लीस्ट स्टेट्स। अब इसमें ये जो है 16 महाजनपदास, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपका। और इसमें तो डेफिनेटली हर साल कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और इसका जो पहला वाला हम लोगों ने बॉक्स करा था उसमें जो है उसमें ये जरूर पूछ सकते हैं कि जो अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन का नाम बताइए। तो वो आप प्राकृत इसमें आप बोल सकते हैं। इस तरीके से इसमें पूछा जा सकता है। फिर इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं और किस किस में लिखा जाता है, ये सब आपके लिए ये एक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो सकता है। अब हम लोग आते हैं जो 16 महाजनपद, इसको तो आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि ये ऑफन रिपीटेड क्वेश्चन है। और इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा पूछा जाता है कि वाई 6th सेंचुरी बीसीई कंसिडर्ड एज अ मेजर टर्निंग पॉइंट। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो आपको हर बुक में मिलेगा ही। अब इसका समझते हैं कि ये क्यों समझा जाता है। क्योंकि ये एक ऐसा ईरा था जिसको हम एसोसिएट कर सकते हैं अर्ली स्टेट्स के साथ, मतलब बिगनिंग ऑफ द जो राज्य हैं उनके बारे में, उनसे सिटीज इस समय पे आई थी। और इस समय पे आयरन का यूज बहुत बढ़ गया था। जो कॉइन्स का यूज भी इसी ईरा में हुआ था। और इसके अलावा जो डाइवर्स अलग अलग तरीके सोचने के आ रहे थे, और उसमें से जो मेंशन करने वाले दो हैं वो हैं बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। और ये जो बुद्धिस्ट एंड जैन के जो टेक्स्ट हैं वो उसमें वो 16 स्टेट्स हैं जिनको महाजनपदास बोलते थे, उसके बारे में वो मेंशन करते हैं। लेकिन उन 16 महाजनपदास में से जो 7 महाजनपदास हैं उनका ज्यादा मेंशन होता है। और वो है जो ये आपको पूछा जा सकता है कौन से इंपॉर्टेंट महाजनपदास थे, कोई 4 नेम करो, 3 नेम करो। तो इसलिए आप इन सब का नाम याद कर लीजिएगा, जो है वज्जी, मगध, खोसला, कुरु, पंचाला, गंधारा एंड अवंती। तो ये जो है ये 7 जो है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट माने जाते थे। अदरवाइज 16 स्टेट्स थे जिनको महाजनपदा समझा जाता था। तो अब महाजनपदा का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी, मतलब क्या पहचान थी? तो जहां था जो महाजनपदास थे उनको किंग्स रूल करते थे। और जो जो उनका इलाका था उसको गना या फिर संघास भी बोला जाता था। और ये जो महाजनपदास होते थे ये क्या होते थे? ओलिगार्चीज होते थे। ओलिगार्चीज मतलब क्या होता है? ओलिगार्चीज मतलब जहाँ पे एक इंसान अकेले रूल नहीं करता है, लेकिन उस जगह को रूल करने के लिए काफी 4-5 लोग मिलकर इकट्ठा उसको कलेक्टिवली वो लोग उसको रूल करते हैं, और वो लोग कलेक्टिव राजा भी कहलाते हैं। और स्पेशल इसका मेंशन है वज्जी संघा में, इसका मेंशन मिलता है कि वहां पे ओलिगार्चीज चलती थी। और जो हर महाजनपदा का अपना एक कैपिटल सिटी होता था, और जहां तक जो कैपिटल सिटी होता था वो फोर्टिफाइड होता था, मतलब वो एक किले के तरीके से बनाया जाता था, उसमें दीवार खड़ी होती थी। और इन सब जो
फोर्टिफाइड सिटीज़ थी, उन सबको मेंटेन करना, वहाँ पे आर्मीज़ रखना, और जो जितने भी ब्यूरोक्रेसीज मतलब जितने जो मंत्री थे उन सबको मेंटेन करना, इन सब के लिए भी पैसे की ज़रूरत होती होगी। अब जो 16 जो महाजनपदास हम लोगों ने देखी कि हुआ करती थी, उसमें से जो 7 इम्पोर्टेंट थी उनके नाम भी हम लोगों ने देखे। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो अच्छी जनपदा मानी जाती थी वो थी मगध की। तो जो 6th and 4th सेंचुरी BCE के बीच में जो मगध है वो सबसे पावरफुल जनपदा वो बन गई। और वो कैसे बन गई, क्यों बन गई सबसे पावरफुल जनपदा, तो वो ये वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर ये है कि वहाँ पे जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही अच्छा होता था। वहाँ पे जो आयरन माइंस थी वो उसमें से भी जो आयरन निकलता था उससे हथियार बनाने में, टूल्स बनाने के लिए बहुत आसानी हो रही थी। और जो आयरन माइंस जो थी वो आज जो अभी प्रेजेंट डे जो झारखंड है वहाँ पे हुआ करती थी। और मगध जो है उसको जो प्रेजेंट डे जो बिहार है उसको मगध बोला जाता है। और वहाँ पे इसके अलावा जो एलिफेंट्स थे वो भी उनके जंगलों में खूब पाए जाते थे। और एलिफेंट जो उस समय पे अगर आपने पिक्चर में भी देखते होंगे कि उस समय पे राजाओं के लिए वो एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट वाहन होता था। जब भी लड़ाइयाँ कहीं पे होती थी तो उसमें बैठ के राजा महाराजा लोग उसमें लड़ाई किया करते थे। और बहुत सारा सामान उठाना और ले जाना, उन सब चीज़ों के लिए भी वो बहुत यूज़ होता था। और स्पेशली एलिफेंट्स के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा हुआ करता था। और गंगा और जो उसके ट्रिब्यूटरीज थे वो वहाँ पे मौजूद थे। और उससे वहाँ पे जो मगध है उसको बहुत ही आसानी से, बहुत सस्ता एक जगह एक तरीका मिला हुआ था अपना सामान एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने के लिए। तो हम लोग अब नेक्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें हम लोग एन अर्ली एम्पायर और न्यू नोशंस ऑफ किंगशिप हम लोग ये पढ़ लेंगे यहीं पे फिर, क्योंकि बहुत लंबा नहीं करना चाहते हैं। इसलिए अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को रिकमेंड करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू।